हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। यहाँ हम सीटेट में पूछे जाने वाले बाल विकास के PYQ को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु सेड दैट लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी इनमें से किसने कहा है कि लर्निंग डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है, लर्निंग एक विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का, ऑप्शन बी वुडवर्ड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो जो वुडवर्ड, इसका राइट आंसर वुडवर्ड होगा, ऑप्शन बी। अब बताती हूँ कैसे। वुडवर्ड के अनुसार जो लर्निंग है एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के डेवलपमेंट में सहायक होती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमारे बिहेवियर हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, ये उनको पॉजिटिव रूप से चेंज कर देती है। इसलिए लर्निंग एक विकास की प्रक्रिया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइडेंटिटी ऑफ थिंकिंग। यानी थिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ऑप्शन ए थॉट होता है, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी, ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं आपको बताती हूँ, जो थिंकिंग होती है ये गोल डायरेक्टेड मेंटल प्रोसेस होती है। ये तब शुरू होती है जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। जैसे थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी समस्या का समाधान खोजना। इसलिए समस्या समाधान को भी चिंतन की सबसे बड़ी आइडेंटिटी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन थर्ड, बालक का विकास परिणाम है, यानी चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। कि जो बालक का विकास है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर दोनों का? यानी वंशानुक्रम व वातावरण का इंट्रैक्शन, ऑप्शन डी आर्थिक कारक। तो जो डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों का परिणाम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। क्योंकि वंशानुक्रम में जीन्स आ जाता है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, और एनवायरनमेंट में बच्चा जिस माहौल में रहता है वो भी उसके डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यानी दोनों का ही प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। ये ना, जो वंशानुक्रम और वातावरण है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, कि बालक का विकास जो है बीज और खाद इसमें दिखा रखा है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जो इन्वायरमेंट है एक पौधा बन रखा है और उसमें आम का बीज है जो हेरिडिटी को दिखा रहा है, जो आंतरिक क्षमता है, और एक बाह्य क्षमता को दिखा रखा है जिसमें बीज से क्या बन गया, एक पेड़ बन गया, बहुत सारे आम लग गए। तो ये रिजल्ट आ रहा है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बाह्य रूप से दिखा रहा है। और इसी तरह इसमें मैंने जीन के प्याजे का भी लगा रखा है, वाइगॉट्स्की का भी है कि ZPD समस्त विकास का क्षेत्र, अगर कोई ज़्यादा हेल्प कर देता है, बच्चा जो नहीं कर पा रहा है उसमें कोई हेल्प कर देता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 4, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। कि जो मानसिक विकास होता है इनमें से कौन से कारक व्यक्ति के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम होता है, माता पिता यानी पेरेंट्स से मिलने वाले जो भी गुण होते हैं जिनमें जीन्स बुद्धि की बुनियाद तय करता है, तो ऑप्शन ए तो प्रभावित करेगा ही। ऑप्शन बी देखते हैं, परिवार का वातावरण, जैसे घर में कैसा माहौल है, बातचीत कैसे होती है, इसमें क्या चीज़, और उसका दिमाग का कैसे विकास हो रहा है जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, तो ये भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा।
और ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, कि अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, तो बच्चे के पास अच्छे संसाधन होंगे, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छे से प्रभावित होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी यानी ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, कि जो टीचर और स्टूडेंट होता है उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अफेक्शन होना चाहिए, फेथ, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट या ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, जो एक टीचर और स्टूडेंट होता है उनके बीच में अफेक्शन भी होना चाहिए, यानी स्नेह प्रेम होना चाहिए, फेथ विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो ये तीनों का ही बेहद ज़रूरी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी द नंबर ऑफ बोन्स इन अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज। ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 235। तो मैं बताऊं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब कैसे है, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के शरीर में 270 से 300 हड्डियां होती है, यानी इनके बीच में होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये जो छोटी हड्डियां होती है ना, आपस में जुड़कर और मजबूत हो जाती है। तो जैसे बच्चा अडल्ट होने तक अडल्ट होता है तो उनमें केवल 206 हड्डियां बचती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 270 है। क्वेश्चन 7, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। What are the external factors that prevent a child from taking interest in the class? यानी इनमें से बाह्य कारक बताने हैं जो बच्चों को बाहरी रूप से प्रभावित करता है कि बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले पाता, यानी नेगेटिव बताना है इसमें से, और वो बाहरी होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं, भावना और मनोभाव, जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, भावना और मनोभाव, ये आंतरिक कारण होते हैं, इंटरनल फैक्टर। तो इसमें एक्सटर्नल फॉल है, तो ये इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, कल्चर एंड ट्रेनिंग। तो जो कल्चर होता है, ट्रेनिंग होती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। बच्चे अपने कल्चर से क्या सीख रहा है, ट्रेनिंग से क्या सीख रहा है, तो ये एक्सटर्नल है जो बच्चे को इंटरेस्ट लेने में भी प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो एक बार बचे हुए ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चे का दृष्टिकोण, तो ये इंटरनल है। ऑप्शन डी लक्ष्य प्रयोजन, ये भी इंटरनल फैक्टर है। तो जो ए सी डी है ये इंटरनल है और जो बी है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। जैसे इस स्लाइड में एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दिख रहे हैं आपको। जैसे कक्षा में रुचि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे शिक्षण विधि हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, कक्षा का एनवायरनमेंट हो गया, संस्कृति और सामाजिक ट्रेनिंग हो गई। तो ये सब आ जाता है एक्सटर्नल में। और इंटरनल में आता है इमोशंस, एटीट्यूड, गोल्स, हेल्थ, जो अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 8, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द चाइल्ड वोकैबुलरी बिकम्स, यानी जो बच्चा होता है उसका जो शब्द भंडार होता है, वोकैबुलरी, वो कितनी हो जाती है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 100 वर्ड्स। अब बताती हूँ कैसे है। जो बालक होता है उसका भाषा का विकास शुरुआती वर्षों में बहुत तेज होता है। लगभग जैसे ही वो एंड में आ जाता है, यानी शुरुआत में तेज है तो एंड में आ गया, यानी 2 वर्ष के एंड में, तो बच्चे का जो शब्द भंडार होता है नॉर्मल शिशु के लिए वो 100 से 200 वर्ड के बीच में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 9,
शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी बच्चे को शर्म आने लगती है, प्राउड फील होने लगता है, तो ये कौन से स्टेज में होने लगता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? तो बच्चे को शर्म हो गया, प्राउड हो गया, ये सब जो फील होने लग जाता है वो चाइल्डहुड में आने लग जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब कैसे आता है ये इस नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। जो भावनाओं का विकास होता है चाइल्डहुड में, वैसे बच्चा प्रवेश करता है तो स्टार्ट हो जाता है। जैसे बच्चा खुद को समाज में तुलना करने लग जाता है, खुद के प्रति अवेयर होने लग जाता है, तो जो सेल्फ अवेयरनेस हो गई, सोशल कंपैरिजन हो गया, ये प्राइमरी सोशल इमोशंस होते हैं। तो बच्चे में जो भी सेल्फ कॉन्शियस हो गया, इमोशंस हो गया, वो इमर्ज करता है, बिगिन टू इवैल्यूएट देयर बिहेवियर। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 10, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यानी नहीं पूछा है, नेगेटिव बताना है। तो व्हाट इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्रता, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चिंतन प्रक्रिया। कैसे है? क्योंकि जो इन्फेंसी शैशवावस्था होता है उसमें बच्चा बहुत चीज़ें तो सीखता है, लर्न बहुत चीज़ करता है, दूसरे उनके अंदर जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानने की गहरी इच्छा होती है, बच्चा नकल करता है यानी अनुकरण करता है, लेकिन बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, ये डेवलप नहीं होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन 11, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। यानी जो भी जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं कि स्लोइंग डाउन हो रहा है इसकी लर्निंग प्रोसेस, या पूरी स्थिर हो गई या समाप्त हो गई, तो ये किस में होता है? ये टर्म्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन ए लर्निंग प्लेट्यू में, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में, ऑप्शन सी लर्निंग कर्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई नई बात सीखते हैं, सीखने की गति हमेशा एक समान नहीं रहती, प्रक्रिया कभी तेज़ स्थिर होती है, लेकिन इसमें प्रक्रिया कभी मंद हो रही है और समाप्त होने की बात कर रहा है, तो ये लर्निंग कर्व में ये टर्म्स यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर लर्निंग कर्व है, सीखने का वक्र। क्वेश्चन 12, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल। स्वयं को समझने में हेल्पफुल है, या फिर बालकों को समझने में, या टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करने में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, इन सब में से सबसे बेटर ऑप्शन ए है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। यानी हम एजुकेशन साइकोलॉजी से स्वयं को बेहतर तरीके से समझते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और हमारे अंदर क्या थिंकिंग है, कौन से स्टेज ऑफ थिंकिंग है, बच्चे में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, तो यानी स्वयं को समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। क्वेश्चन 13, तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, बी ब्रूनर ने, सी वाटसन ने, डी वुडवर्ड ने। तो ये वाटसन ने कहा है कि जे वाटसन एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि जो इन्वायरमेंट है कभी बदला नहीं जा सकता, यानी तो मुझे बच्चे दोगे, मैं उसको जो चाहे वो बना सकता हूँ उस इन्वायरमेंट रखकर, जैसे डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा, टीचर बना दूंगा। तो ये कथन ऑप्शन सी वाटसन ने दिया है। क्वेश्चन 14, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो आपको बता दो, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है
ये मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। इसमें सोचना, समझना या फिर लॉजिकल थिंकिंग करना, यानी जिसमें हम दिमाग का यूज़ करते हैं, वो आता है बौद्धिक क्षमताओं का। तो ऑप्शन ए देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल। ऑप्शन डी, पर्सनल डेवलपमेंट। तो जो भी हम दिमाग से करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का यूज़ करते हैं, जहाँ पे सोचना, समझना, तर्क करना आता है, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड भी आ रहा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, एप्टीट्यूड। क्योंकि जो ऑप्शन बी देखें, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये तो कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही इधर। ऑप्शन डी देखते हैं, फिजिकल स्किल, यहाँ तो फिजिकल की बात हो रही है, कॉग्निटिव तो आएगा नहीं। ऑप्शन डी, पर्सनल डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर सभी ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन ए है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी दो टाइप्स की होती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी बात किसी से नहीं बोलते, अपने अंदर रखते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो बातूनी ज़्यादा होते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करते हैं, वो होते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से इंट्रोवर्टेड नहीं है, यानी एक्सट्रोवर्टेड बताना है। तो जो आत्म केंद्रित है, ये इंट्रोवर्ट है, क्योंकि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड करके बात सोच रहे हैं। ऑप्शन बी, रूढ़िवादी, ये भी इंट्रोवर्टेड है। ऑप्शन सी, सोशलिटी, यानी सामाजिकता, बच्चे समाज रूप से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और दब्बू, यानी जो डरपोक टाइप का होता है, वो भी इंट्रोवर्ट में आता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक बार हम स्लाइड में समझ लेते हैं। जो पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स होती है। इंट्रोवर्ट्स यानी जो आंतरिक है, एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्य फैक्टर्स हो गए। इंट्रोवर्ट्स में लाइक टू बी अलोन विद देयर थॉट्स, यानी जो इंसान है, व्यक्ति है, वो अकेले रहना पसंद करता है, अपने थॉट्स को अपने तक ही रखता है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट में लाइक टू टॉक थिंग्स आउट विद अदर्स, इसमें अपने बात लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, अदर से। थिंक थिंग्स थ्रू बिफोर दे स्पीक, बोलने से पहले समझते हैं इंट्रोवर्ट। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वे अचानक से अपनी बात सबके सामने बोल देते हैं। और इंट्रोवर्ट गेट एनराइज्ड बाय बीइंग अलोन, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, थोड़ा हिचकिचाते भी हैं बात करने से। लेकिन इसका अपोजिट एक्सट्रोवर्ट होता है, बिना हिचकिचाए अपनी बात बोल देते हैं। तो ये इनके हैं ऑप्शन, और ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में डिफरेंसेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।